नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12 की इकोनॉमिक्स है ये, बुक 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 7 का पार्ट 1 है ये। बाकी चैप्टर्स हमने पहले अपलोड कर दिया है, तो वीडियोस आप देख लीजिएगा। निर्धनता चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं। आखिरकार उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है निर्धनता क्या है तथा एवं निर्धन कौन है, कौन से व्यक्ति निर्धन होते हैं उसके बारे में बताया गया है। निर्धनता रेखा क्या है आखिरकार। और तीसरा टॉपिक हमारा है भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति कैसी है, इसकी संख्या तथा इसमें कौन कौन से प्रतिशत, कितने प्रतिशत के में भारत के लोग निर्धन है उसके बारे में बताया गया है। और चौथा टॉपिक हमारा है निर्धनता के क्या कारण थे आखिरकार। और पांचवा टॉपिक हमारा है निर्धनता को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय सरकार के द्वारा बनाया गया था, अपनाया गया था, उसके बारे में बताया गया है। और छठा टॉपिक हमारा है सरकार द्वारा निर्धनता तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए तथा अपनाए गए उपाय कौन कौन से हैं तथा निर्धनता वनोन्मूलन कार्यक्रम किस प्रकार से चलाए गए थे उसके बारे में बताया गया है। तो आइए पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है निर्धनता, यानी कि जो निर्धनता है किसे कहते हैं, क्या है, एक बार ये जान लेते हैं हम। निर्धनता वह व्यक्ति है जिसमें एक व्यक्ति जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए असमर्थ होता है। और मुख्य रूप से दूसरी डिफिनेशन से हम समझते हैं कि निर्धनता किसे कहते हैं। निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए, यानी कि जो एक निर्धन व्यक्ति होता है किस तरीके से होता है, यानी कि जो एक व्यक्ति होता है उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार से उसकी योग्य होता है, यानी कि जो एक व्यक्ति है गरीब है वो किस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मतलब अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त कर सकता है, उसकी योग्यता, उसके अंदर उसकी काबिलियत है, तो उसे ही निर्धनता कहा जाता है। आगे देखते हैं। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि निर्धन लोग कौन है, किस तरीके से आखिरकार जो लोग हैं रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, उनको वस्त्र नहीं मिल रहे हैं, आखिरकार पहनने के लिए सही ढंग से कपड़े नहीं पहन रहे, नालों में रहना पड़ता है जाकर के वहाँ पर, और किस तरीके से पानी के लिए भी अभाव ज़्यादा पड़ा हुआ है। अगला टॉपिक हमारा है निर्धन कौन है, यानी कि जो निर्धन व्यक्ति है वो कौन है आखिरकार, किसके बारे में, इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। इन न्यूनतम आवश्यकताओं से जैसे कि भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं शामिल होती हैं इनके लिए जो निर्धन व्यक्ति होता है, तथा इन न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं को पूरा ना होने से मनुष्य को दुख झेलने पड़ते हैं ज़्यादा, इन्हीं को ही निर्धन कहा जाता है मुख्य रूप से। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है निर्धनता के प्रकार, यानी कि जो निर्धनता के प्रकार है ना, कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल्स के साथ पूरे समझेंगे आखिरकार है क्या। ठीक है, तो पहला हमारा है टॉपिक सापेक्ष निर्धनता किसे कहते हैं। पहला हमारा है सापेक्ष निर्धनता किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं क्या है। इससे अभिप्राय अन्य व्यक्ति जैसे क्षेत्रों और या राष्ट्र की तुलना में जो लोग अधिक मात्रा में गरीब होते हैं उसे सापेक्ष निर्धनता कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए समझ सकते हैं हम लोग कि जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन स्तर या निर्वस्त्र होता है, यानी कि उनके पास रोजी रोटी कपड़ा पहनने तक के लिए नहीं होता कपड़ा, और वे जीवन स्तर अपना निर्वाह, ऐसे ही लोगों या देश की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में गरीब होते हैं या सापेक्ष रूप से निर्धन माने जाते हैं, वही सापेक्ष निर्धनता कहलाते हैं। यानी कि एक देश का व्यक्ति जो है उनके पास उस व्यक्ति के पास ना तो रोजी है, ना तो रोटी है, ना तो मुख्य रूप से उसके पास किसी प्रकार का कोई काम है, उसे मुख्य रूप से निर्धन माना गया है। आगे देखते हैं निरपेक्ष निर्धनता किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है निरपेक्ष निर्धनता किसे कहते हैं। ठीक है, निरपेक्ष निर्धनता किसे कहते हैं। इससे अभिप्राय है न्यूनतम जीवन या निर्वाह आवश्यकताओं को पूरा न हो पाने से है तथा यहाँ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से होता है। इसका अर्थ यही है कि जैसे कि एक व्यक्ति है जो अधिक मात्रा में जो ज़्यादा मान लीजिए एक व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1500 रुपये है, तो उससे भी अधिक मात्रा में जो व्यक्ति कमाता है वो तो निर्धन होगा, लेकिन जो उससे कम पैसे कमाता है उस प्रति व्यक्ति आय से, तो वो गरीब ही माना जाएगा, निर्धन ही माना जाएगा। फॉर एग्जांपल से हम समझते हैं कि क्या है। यदि प्रति व्यक्ति जो होता है प्रति व्यक्ति आय जो है 1500 रुपये है प्रति माह मान लिया जाए, तो प्रति व्यक्ति आय की जो सीमा बिंदु है एक हिसाब से इसको मान लेना चाहिए कि 1500 रुपये जो है एक व्यक्ति का 1500 रुपये सीमा है, मतलब बिंदु है, सीमा बिंदु है कि जो व्यक्ति है उसको 1500 रुपये कम से कम कमा लेना चाहिए। 1500 से ऊपर हो जाए फिर भी अच्छा है काफ़ी, ठीक है। जबकि जब तक 1500 रुपये उसके वो प्राप्त नहीं कर लेता है वह व्यक्ति निर्धन माना जाता है। यानी कि जो व्यक्ति होता है ना, एक व्यक्ति होता है वो 1500 रुपये अगर नहीं कमा पाता महीने तक में तो वो निर्धन माना जाएगा। यदि 1500 से अधिक जो व्यक्ति है वो कमा लेता है तो उसे अनिर्धन माना जाएगा।
आगे देखते हैं निर्धनता श्रेणी किसे कहते हैं, यानी कि जो निर्धनता श्रेणी होती है कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जान लेते हैं एक बार। ठीक है, निर्धनता श्रेणी पहला हमारा है चिरकालिक निर्धनता, यानी कि जो वह व्यक्ति जो हमेशा निर्धन होते हैं। चिरकालिक निर्धनता का अर्थ ये होता है कि गरीबी रेखा से भी नीचे रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो अधिक मात्रा में ही गरीब होते हैं, उसे ही चिरकालिक निर्धनता कहा जाता है। वह व्यक्ति जो हमेशा निर्धन होते हैं, हमेशा ही गरीब रहते हैं, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, और दूसरा टॉपिक हमारा है अल्पकालिक निर्धन। जो अल्पकालिक निर्धन के बारे में जान लेते हैं कि जो मुख्य रूप से जो चिरकालिक निर्धनता का अर्थ ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो गरीब व्यक्ति हैं वो, और जो अल्पकालिक निर्धनता का अर्थ ये होता है जो बीच में मिडल है, उनके बारे में बताया गया है। एक बार जान लेते हैं क्या है। वह सभी व्यक्ति जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच में आते जाते रहते हैं, जैसे मौसमी बेरोजगारी या मजदूरी के रूप में आप जानते हैं, उसके बारे में बताया गया है। उसे ये अल्पकालिक निर्धनता कहा जाता है या फिर निर्धन कहा जाता है। और तीसरा है हमारा कभी निर्धन नहीं होते, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं कभी निर्धन नहीं होते, कितने भी प्रॉफिट लॉस होते हैं, कितना भी लॉस हो जाए उनका, वो कभी गरीब नहीं होंगे, वो वहीं पर स्थिर रहते हैं, उनके बारे में बताया गया है। वह व्यक्ति जो कभी निर्धन नहीं होते हैं तथा इन्हें गैर निर्धन कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति है ना वो कभी भी निर्धन नहीं होगा और इन्हें ही गैर निर्धन कहा जाता है। गैर निर्धन इसलिए कहा गया है इनको क्योंकि वो कभी निर्धन ही नहीं होंगे, इसलिए उन्हें गैर निर्धन कहा गया है। अगला टॉपिक हमारा है निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी कि जो निर्धनता रेखा है ना हमारे पास, किस तरीके से इसका निर्धारण किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। पहला हमारा है न्यूनतम कैलोरीज, यानी कि जो गांव में और शहरों में किस प्रकार से कैलोरीज प्रति व्यक्ति को पाई जाती है, उसके बारे में बताया गया कि निर्धनता रेखाओं को निर्धारण आखिरकार किस तरीके से किया जाता है। पहला पॉइंट हमारा है सब एडिसेस। ठीक है, पहला है शहरी क्षेत्रों में 2100 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरीज प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग करने वाले लोगों के रूप में जो गरीबी रेखा के ऊपर माने जाते हैं, इन्हें ही कहा गया है। क्योंकि जो शहरों में होती है अधिक मात्रा में जो 2100 कैलोरीज पाई जाती हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र में वो 2400 कैलोरीज पाई जाती हैं। और दूसरा टॉपिक हमारा है न्यूनतम कैलोरीज का मौद्रिक, यानी कि जो न्यूनतम कैलोरीज होती हैं किस तरीके से होती है, एक बार जान लेते हैं। मूल्य इसके अनुसार शहरी क्षेत्र में 1000 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 816 प्रति व्यक्ति मासिक व्यय करने वाला जो गरीबी रेखा के ऊपर रहता है। यानी इसका अर्थ यह है कि जो शहरों में मुख्य रूप से 1000 होता है और जो गांव में मुख्य रूप से होता है वो 816 माना जाता है। हमारा दूसरा टॉपिक है निर्धनता रेखा क्या है, यानी कि जो निर्धनता रेखा है ना ये क्या है, जो रेखा आखिरकार हमारे लिए बनाई गई है, आखिरकार है क्या ये रेखा। ठीक है, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाने वाले निर्धनता शहरी निर्धनता की तुलना में अभी भी बहुत ज़्यादा अधिक है, लेकिन इस बात पर यहाँ कोई शक नहीं है कि समय के साथ साथ दोनों में काफ़ी अधिक मात्रा में गिरावट भी आई है। और ग्रामीण निर्धनता 1972 से लेकर के 1973 में 54% थी कहीं ना कहीं, और ये घट करके 2014 में टोटल 25.7% के लगभग हो गई है। बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है, आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहाँ 1974 से लेकर 1973 में कहाँ 54% थी और 2014 में आकर के ये 25.7% ही रह गई है लगभग इससे भी नीचे आ गई होगी, लेकिन अभी पता नहीं है पूरी तरीके से। और निर्धनता अभी भी और भी गिरावट में आ चुकी है तथा शहरी निर्धनता 14.2% है से घट करके 13.7% हो गई है। कहीं ना कहीं एक हिसाब से बहुत ज़्यादा गिरावट भी आई, कहीं ना कहीं एक हिसाब से बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लॉस भी हुआ है। अगला हमारा थर्ड टॉपिक है भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति। जो भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति है ना, किस प्रकार से इसकी प्रवृत्ति है तथा निर्धनों की संख्या और प्रतिशत हम समझेंगे कि किस प्रकार से आखिरकार जो प्रतिशत है और संख्या और निर्धनों की जो प्रवृत्ति है कैसी थी आखिरकार, इसके बारे में है। तो पहला पॉइंट हमारा है भारत में अलग अलग राज्यों में निर्धन रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या अधिक मात्रा में होती है, उसका प्रतिशत अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे राज्य में किस प्रकार से, दिल्ली में किस प्रकार से जो निर्धनता रेखा है उसकी अलग एक हिसाब से पॉइंट ऑफ कहते हैं, और उसके बाद में राजस्थान में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, गुजरात में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है। सबके अलग अलग निर्धनता रेखा से नीचे जो प्रतिशत होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। कहीं पर 25% है, कहीं बस 75% है, कहीं पर 10% है, अलग अलग मायने रखे जाते हैं सबके। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा है हमारा अनुमान यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम और मध्य प्रदेश में निर्धनों की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जनसंख्या वाले शहर भी हैं और इन्हें ही मुख्य रूप से माना जाता है। आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा है
थर्ड पॉइंट हमारा उत्तर प्रदेश के की लगभग, आइए समझते हैं कि एक एक करके पूरी तरीके से आखिरकार है क्या। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, मणिपुर हो गया, उसके बाद में किस तरीके से आखिरकार इसके बारे में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 29.4% है, और बिहार में 33.7% है, और उड़ीसा में 32.6%, और मणिपुर में 20.2%, और मध्य प्रदेश में केवल 3.7% अनुमानित जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे रह रही है। यानी कि जो हमने पहले आप लोगों को बताया कि उड़ीसा में और बिहार में लगभग किस प्रकार से, उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, मध्य प्रदेश में किस प्रकार से यानी कि जो निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे हैं, यानी कि जो सबके प्रतिशत है ना जनसंख्या के अनुपात के रूप में, तो सबके अलग अलग बताए गए हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग जनसंख्या के अनुसार निर्धनता है। ठीक है। और चौथा हमारा पॉइंट है, निर्धनता रेखा से नीचे पंजाब में केवल 8.3% जनसंख्या रह रही है। यानी कि जो एक राज्य है हमारे पास पंजाब, उसमें केवल 8.3% जनसंख्या रह रही है। ठीक है। और पांचवा पॉइंट हमारा है, हरियाणा में केवल 11.2% तथा राजस्थान में 14.7% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे रह रही है, और अभी भी वहाँ पर मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि है। आगे देखते हैं, चौथा हमारा टॉपिक है, निर्धनता के क्या कारण थे। आखिरकार जो व्यक्ति निर्धन बने हैं किन कारणों से बने हैं, उनके बारे में एक बार जान लेते हैं हम। पहला हमारा है बेरोजगारी। पहला हमारा कारण है बेरोजगारी। या आखिरकार जो निर्धनता के जो बने हैं, जो व्यक्ति बने हैं, उनके पहला हमारा टॉपिक है बेरोजगारी। यानी कि जो व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं, किस तरीके से उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो पहला हमारा है निर्धनता के रूप में जो बेरोजगारी होती है। भारत में चिरकालीन और बेरोजगारी तथा अल्पकालीन अल्पसंख्यक रूप से पाया जाता है, अल्प पाया जाता है, बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। और निर्धनता केवल बेरोजगारी का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि यहाँ सन 2001 से लेकर के 2012 में भारत में लगभग 2.45 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार थे। यानी कि बहुत ही ज़्यादा थे 2001 से लेकर के 2012 के बीच में, ऐसा माना गया है रिसर्च के द्वारा। और यहाँ संख्या दिसंबर 2014 तक बढ़कर 4.83 करोड़ हो गई। यानी कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी की जो संख्या बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ गई, जिससे कि लोग अधिक मात्रा में जो जैसे कि ग्रेजुएटेड भी लोग होते हैं कि कहीं ना कहीं हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमें कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती है, लेकिन ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने के बाद हमें मुख्य रूप से नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारे पास कोई आर्ट नहीं होता है, कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि छोटे मोटे काम करके फिर अपना घर चलाना पड़ता है। इसी कारण से होता है कि बेरोजगारी जो होती है इन्हीं कारणों से होती है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं किस तरीके से वो भी नौकरी मांगते हैं कि मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी दो। हालांकि कुछ सरकारें जो होती हैं नौकरियों के लिए कुछ निकालती हैं स्कीम्स, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ पर इतने फंडेबल मतलब अलाउड हैं, बाकी नहीं है। तो जनसंख्या ज़्यादा हो रही है देश की, और जो हमें नौकरियाँ मिल रही हैं बहुत ही कम मिल रही है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। और इसमें बताया 2014 में किस तरीके से बढ़ करके 4.83 करोड़ हो गए, और 2001 से लेकर के 2012 के बीच में केवल 2.45 करोड़ की जनसंख्या सिर्फ गरीब थी, बल्कि 2014 में ये बढ़ करके 4.83 करोड़ हो गई है। बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो गई है एक हिसाब से। ठीक है। दूसरा हमारा है जनसंख्या वृद्धि। यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि है ना भारत की, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। आगे देखते हैं क्या है। भारत में जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। इस वृद्धि का मुख्य रूप से कारण है पृथ्वी दर में तेज़ी से गिरावट आना तथा जनसंख्या वृद्धि की दर जो है 1941 से लेकर के 1950 के बीच में केवल 1.0% था, जो कि बढ़कर 1995 से लेकर के 2001 तक के बीच में 2.1% हो गई है, तथा 2011 में भारत की जनसंख्या बढ़ करके 121 करोड़ हो गई है। मतलब कि 1991 में ये कहीं ना कहीं जाकर के 121 करोड़ हो गई। और तथा बात करें तो 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 84.63 करोड़ की थी। यानी कि 84 करोड़ 63 लाख की जनसंख्या भारत की थी 1991 की जनगणना की बात करें तो। आगे देखते हैं विकास की धीमी दर। यहाँ की कहीं ना कहीं एक हिसाब से ये भी कारण रहा है कि विकास की दर बहुत ज़्यादा धीमी रही है हमारे देश की। ठीक है। तो देखते हैं क्या हमारा टॉपिक है ये। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, यानी कि जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं 1951 में लागू की गई थी और 2012 में समाप्त हो गई। टोटल हमारे 12 पंचवर्षीय योजना, इसका पूरा एक चैप्टर है, उसको भी हम पढ़ाएंगे कि पूरा आखिरकार है क्या पंचवर्षीय योजनाएं, किस प्रकार से आखिरकार लागू की गई थी, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विकास की दर बहुत ही कम हुई है और हो रही है।
और योजनाओं की अवधि के सकल घरेलू उत्पाद के विकास की जो दर है लगभग 5% रही है, परंतु जनसंख्या की जो वृद्धि दर है केवल 2% रही है। यानी कि जो 1991 के बाद में किस प्रकार से और 1951 में मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजना लागू कर दी गई थी। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य रूप से अर्थ यही होता है, इसका अर्थ यह है कि किसी भी कार्य को करने से पहले 5 साल का एक हिसाब से उसका DNA तैयार कर लेना कि किस तरीके से हमें काम को करना है, किस तरीके से हमें अपने स्ट्रक्चर को बढ़ाना है, किस तरीके से जो रोजगार है उसको कम करना है, क्या हमें सफलता प्राप्त करनी है 5 वर्ष के लिए, उस काम को करने के लिए पहले ही निर्णय बना लेना, उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, लगभग जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि केवल 3% प्रतिशत हुई है और प्रति व्यक्ति आय में कम वृद्धि जो कि निर्धनता का एक मुख्य कारण है कि कहीं ना कहीं एक हिसाब से जो वृद्धि कम हुई है तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से निर्धनता बहुत ही कम हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है पुरानी सामाजिक संस्थाएं, यानी कि जो पुरानी सामाजिक संस्थाएं थी ये भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो हमारा विकास का दर जो है बहुत ही धीमा रहा है, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मूल सामाजिक आधार है पुराने सामाजिक रूढ़ियाँ और संस्थाएं हैं, जैसे कि जाति प्रथा तथा संयुक्त परिवार प्रथा और उत्तराधिकार के नियम आदि। यहाँ सब हमारे अर्थव्यवस्थाओं के एक रूप से गतिशील रूप से परिवर्तन को बाधा देती है और बाधा उत्पन्न करती है। यानी कि जो हमारे पूर्वज के रूप में कहे जा रहे हैं कि ये कीजिए वो कीजिए, किस तरीके से आखिरकार जो लोग रहते थे मतलब ऐसे रहिए, किसी तरीके से कोई मतलब अपने अंदर परिवर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में बताया गया है कि हमारे जो पूर्वज करते आए थे हम भी वही कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे हैं अपने अंदर। उसके बारे में ये बताया गया हमारे पास कि पुराने सामाजिक संस्थाओं के बारे में यही है। ठीक है, गतिशील रूप से परिवर्तनों को बाधा उत्पन्न करती हैं, यही बताया गया इसके बारे में। ठीक है, इससे विकास की दर जो होती है बहुत अधिक मात्रा में रुकावट आती है। इसका मुख्य परिणाम जो होती है निर्धनता होती है बाद में, कि हम गरीब रह गए, ये रह गए, वो रह गए, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ जो पहला पार्ट है निर्धनता का, पहला पार्ट 7 चैप्टर का ख़त्म हो चुका है। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके बताइए कि आप लोग को वीडियो किस तरीके से लगी है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा सेकंड पार्ट में इसके, और सेकंड पार्ट में जहाँ तक ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।